गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 22 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 22 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। आज ये महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं। आज इतना शानदार और जानदार करंट अफेयर्स नहीं आया है, फिर भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक स्टैटिक जीके के तौर पे, क्योंकि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो राज्य पुनर्गठन के जो टाइमलाइन है, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं जिनका ऐसे टाइम बाउंड प्रोसेस के अंदर जिस तरह गठन हुआ था, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। आपका स्टैटिक का जो पोर्शन है वो पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट के अंदर क्या है कि 7 से 8 है। 7 से 8 क्या है कि राष्ट्रीय वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, उनको भी कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैबिनेट के द्वारा इरेडा नामक संस्था है, एजेंसी है, उसके लिए एक कोष का गठन किया गया है। 1500 करोड़ रुपए का कोष है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इरेडा यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के तौर पे उसको 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का एक कोष गठित किया गया है, इसलिए न्यूज के अंदर थी। इस संस्था के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। इससे पहले इस संस्था के द्वारा सतर्कता, जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक था 2021 का, उसके एक भाग के तौर पे विसल ब्लोअर पोर्टल है वो भी लॉन्च किया गया था। जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, जो भ्रष्टाचार हो गया उससे संबंधित कोई भी क्या है कि जानकारी वगैरह है, उसको उजागर करने वाले जो लोग रहते हैं उसको विसल ब्लोअर कहते हैं, उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ये जो संस्था है या एजेंसी है वो भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उसके अंतर्गत आती है। उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत एक मिनी रतन श्रेणी फर्स्ट की कंपनी है। तो इरडा एक मिनी रतन कंपनी है, ये याद रखना। ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा आरबीआई के नियमों के अंतर्गत ये एनबीएफसी है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट की श्रेणी के अंदर भी आती है। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत ये पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी आती है, यानी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के का भी दर्जा इरडा को मिला हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह हैं जो आप जरूर याद रखोगे। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल के बारे में बात करते हैं, एनडीआरएफ के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में शायद तक कल मैंने बात कर ली थी, तो ये वापस रिपीट हो रहा है। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, उसका स्थापना दिवस मनाया गया था और ये एक 17वां स्थापना दिवस था। ये जो विशेष बल है, एक तरह का स्पेशल फोर्सेज है, लगभग इसके अंदर 12 बटालियन के आसपास है, यानी लगभग 1200 आदमी के समथिंग क्या है कि इसके अंदर कर्मचारी हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं देश के अंदर। और ये जो एनडीआरएफ है, इसकी स्थापना 2006 का जो एक्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, उसके अंतर्गत इसकी 6 के अंदर स्थापना हुई थी। और इसी एक्ट के अंतर्गत आपदा के क्षेत्र के अंदर एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, यानी उसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह है वो याद रख सकते हो। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा से जुड़े हुए जो भी मैनेजमेंट का काम करने का जो कार्य रहता है वो केंद्र सरकार का रहता है, जबकि अन्य आपदाएं रहती है उसकी जिम्मेदारी किस पे रहती है? राज्य सरकारों पे रहती है। तो ये कुछ रूल्स वगैरह हैं, तो आप याद रखना। अगला दोस्तों, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का स्थापना दिवस मनाए गए। इन तीनों की स्थापना एक साथ हुई थी। तो 21 जनवरी 2022 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर भारत के तीनों राज्य हैं और इनका स्थापना दिवस मनाया गया था। 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्य उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा इनको दिया गया था। अब आपको कुछ फैक्ट वगैरह बताता हूँ राज्य के गठन से संबंधित। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स वगैरह, जो राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पे स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले भाषाई आधार पे जो गठन किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। आंध्र प्रदेश का क्या है कि बहुत ज़्यादा, आंध्र प्रदेश के अंदर खासतौर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पोटिट्री श्रीरामालू नाम था उनका, और उन्होंने लगभग 78 दिन 78 डेज के समथिंग उन्होंने भूख हड़ताल की थी आंध्र प्रदेश की मांग के रूप में। और तब जाके 1952 के अंदर भाषा के आधार पे क्या है कि पहले राज्य के तौर पे आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। उसके बाद में क्या है कि इस राज्य की स्थापना होने के बाद में धीरे धीरे क्या है कि मांग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। और इससे पहले आंध्र प्रदेश की जो गठन हुआ था उससे पहले कुछ फैक्ट वगैरह आप याद रखो। एक भाषाई प्रांतीय समिति बनी थी, भाषाई प्रांतीय समिति बनी थी, किसकी अध्यक्षता के अंदर? जवाहरलाल नेहरू
उसको, इसमें 3 लोग थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, एक सरदार पटेल थे, एक सितार मैया थे। जो पोटीटी सितार मैया थे वो 3 भाषाई प्रांतीय समिति के अंदर सदस्य थे। उनके द्वारा ये देखा गया था कि राज्यों को क्या भाषा के आधार पर गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़, इसके अलावा फिर आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। फिर लगातार जब मांग वगैरह बढ़ने लगी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए, तब सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1953 में फजल अली की अध्यक्षता के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 के अंदर फजल अली की अध्यक्षता के अंदर। और इसमें 2 व्यक्ति और थे, एक तो हरदेनाथ कंजरू थे और एक KM पणिकर। इन 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और उसी की सिफारिश के आधार पर, इसके द्वारा जो रिपोर्ट वगैरह पब्लिश की गई थी 1954 के अंदर, तो उसी की सिफारिशों के आधार पर 1956 का संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। और उसी आधार पे देश के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इस आयोग की सिफारिश के आधार पे इसने क्या है कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन की जो बात है उसको स्वीकार कर लिया था उसने। लेकिन उसके कुछ खुद के भी क्या है कि आयोग के द्वारा ये बोला गया था कि एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत को नकार दिया था उसने, कि हाँ मल्टीपल लैंग्वेज है, सभी को क्या है कि अल्पसंख्यक वगैरह है उनका भी क्या है कि उनको भी संरक्षण वगैरह प्रदान किया जाए। तो उसके बाद में 1960 के अंदर मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। 1960 के अंदर मुंबई से राज्य का विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। ये याद रखोगे। 1963 के अंदर नागालैंड का निर्माण हुआ। 1966 के अंदर पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। 1966 के अंदर पंजाब का पुनर्गठन हुआ था और उसमें 3 पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश क्या है कि उनको तोड़ा गया था पंजाब से। और हिमाचल प्रदेश है उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 1966 के अंदर। और पंजाब और हरियाणा ये 1966 में पंजाब से अलग होकर राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखो। 1972 के अंदर पूर्वोत्तर भारत के अंदर बहुत बड़ा हलचल हुआ था। एक तरह का क्या है कि असम वगैरह है, पहले क्या है कि पूर्वोत्तर भारत के अंदर असम एक महत्वपूर्ण क्या है कि स्टेट के रूप में बड़ा था। सारे के सारे राज्य इसके इसी स्टेट के अंतर्गत आते थे। और 1972 के अंदर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये 3 राज्य बनाए गए थे। असम से निकाल के 3 राज्यों की स्थापना की गई थी, जो अभी इनका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 21 जनवरी। और 1987 को इसी टाइम 1972 के टाइम ये 3 राज्यों को निर्माण करने के साथ में अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम थे इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। जो आगे जाके 1987 के अंदर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है उनको राज्य का दर्जा दिया गया था। तो साथ में गोवा को भी, तो गोवा, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है उनको राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 के अंदर। तो ये फैक्ट याद रखोगे। फिर अटल जी के टाइम क्या है कि ये 3 राज्य जो भाषाई आधार से हटके क्या है कि विकास के आधार पे, पिछड़ापन के आधार पे इन 3 राज्यों का अस्तित्व में आया था 2000 के अंदर। उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश से, झारखंड था वो बिहार से और छत्तीसगढ़ क्या है कि मध्य प्रदेश से। तो ऐसे 3 राज्यों का गठन 2000 के अंदर किया गया था और नए राज्य के तौर पे अस्तित्व में आए थे। और लास्ट के अंदर कब आए थे? 29वां 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में बना। आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था और तेलंगाना को नया राज्य के रूप में 29वां राज्य के रूप में बनाया गया था। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह आप याद रखोगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस है वो आप याद रख सकते हो। एक तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। दोनों के दोनों राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। भारत का जो डेमोक्रेसी है या भारत का जो संविधान वगैरह है वो क्या है कि विभाज्य राज्यों का अविभाजित संघ है। यानी क्या है कि संघ जो केंद्र सरकार रहती है उसको राज्यों का जो आकार या नाम हो गया या उनकी सीमा वगैरह है उसका परिवर्तन करने का एक तरफा अधिकार देती है एक तरह का, ठीक है। और उसके लिए कोई संविधान संशोधन की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है तो संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों ये चीज़ याद रखना। आर्टिकल 2 के अंदर ये बोला गया है जो पहले से विद्यमान कोई भी राज्य हो गया या केंद्र शासित प्रदेश है उसको संघ के अंदर शामिल किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है कि नए राज्यों का गठन, उनकी सीमाओं के अंदर परिवर्तित करना, उनका आकार परिवर्तन करना, 2 राज्यों को मिला के क्या है कि नए राज्य के रूप में बनाना या उसका नाम परिवर्तन हो गया। तो इस तरह का पूरा आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया है। और आर्टिकल 4 के अंदर ये बोला गया है कि संसद के द्वारा इस तरह का कोई भी एक्ट वगैरह पारित करती है तो उसको संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आप कुछ फैक्ट वगैरह हैं वो याद रखोगे।
ठीक है। अगला दोस्तों, अंकटाड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। अंकटाड एक महत्वपूर्ण क्या की एजेंसी है और इसके द्वारा रिपोर्ट कौन सी जारी की गई है? निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट, यानी इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट है, वो अंकटाड के द्वारा जारी की गई है। अंकटाड की फुल फॉर्म है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये अंकटाड की फुल फॉर्म है और इसके द्वारा रिपोर्ट कौन सी जारी की गई है? निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट। तो ये कुछ फैक्ट याद रखोगे। और इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया था कि 2021 के अंदर भारत के अंदर जो FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका प्रवाह 2020 की तुलना के अंदर 26% में गिरावट आई है। यानी 2020 के अंदर जितना FDI आया था इंडिया के अंदर, उसकी तुलना के अंदर 2021 में FDI है वो 26% कम हुआ है। तो ये रिपोर्ट के अंदर ट्रेंड वगैरह दिखाया गया था इन्वेस्टमेंट का। आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, इस रिपोर्ट को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी सी इस जो संस्था है यानी अंकटाड है, उसकी रिपोर्ट वगैरह थोड़ा सा 2 से 3 रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको आगे बात करेंगे। अंकटाड की स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये जो इसकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं, जो 7 से 6 जो रिपोर्ट दिख रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी व्यापार और विकास रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। सेकंड, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो ये भी अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। अगला, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, यानी जो न्यूनतम विकसित देश है उनकी रिपोर्ट भी जारी करती है। इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट यानी सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, लास्ट वाली को आप छोड़ सकते हो, कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। स्टार्टिंग की 2 जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और सूचना एवं अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट। ये 4 से 5 जो रिपोर्ट है ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिक्स की पहली शेरपा बैठक हुई है। पहली ब्रिक्स है उसकी क्या की शेरपा बैठक हुई है, जो किसकी अध्यक्षता के अंदर? चाइना की अध्यक्षता के अंदर। हालांकि ये वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई थी। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा जो बैठक है आभासी रूप से 18-19 जनवरी को ये आयोजित की गई थी। हालांकि क्या है कि 2021 के अंदर जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर रोटेशनल बेस पे चेयरमैनशिप मिलती है एक तरह का। जैसे अब की बार इंडिया को मिल गई, 2021 में इंडिया के पास में अध्यक्षता थी ब्रिक्स की, 2022 के अंदर चाइना के पास में आ गई, और फिर क्या है कि अगले किसी देश के पास में आ जाएगी। तो ऐसे रोटेशन बेस पे चलता है। ब्रिक्स क्या है कि दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, जिसके अंदर उनके नाम से पता चलता है ब्रिक्स, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, जिनको मिला के ये संगठन की स्थापना हुई है। 2006 के अंदर क्या है कि इस संगठन की स्थापना हुई थी। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका मिला था और तब से इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा था। हालांकि ये 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के जो संगठन है उसकी जो भविष्यवाणी है वो 2001 के अंदर 2001 के अंदर जेम्स ओ नील नामक अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा ये बोला गया था कि आने वाले टाइम के अंदर विश्व पे राज करेगी। 3 अर्थव्यवस्था का नाम लिया था कि रसिया, चाइना और भारत, ये आने वाले टाइम के अंदर विश्व पे राज करने वाली है आने वाले 50 सालों के अंदर। और उसी को ध्यान में रखते हुए 2006 के अंदर ये संगठन वगैरह बनाया गया था। 2014 के अंदर ब्राज़ील के फोर्टेलेजा शहर था, वहाँ पे 6ठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था और उस दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसकी स्थापना की गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखोगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो, जो क्या नाम है, AIIB है, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके वाइस चेयरमैन के तौर पे जो भारत के पूर्व RBI के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, तो उनको उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये हाल ही की न्यूज़ थी, वो याद रखोगे। अगला दोस्तों, जलवायु खतरे एवं भेद्यता एटलस के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज है, उसके द्वारा ये इसके वैज्ञानिक है, हाल ही के अंदर जलवायु अनुसंधान एवं सेवाएं के वैज्ञानिकों के द्वारा भारत के लिए जलवायु खतरा और वनरेबिलिटी एटलस जारी की गई है, ठीक है। एटलस वगैरह के अंदर ये दर्शाया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी क्या की क्लाइमेट हैजार्ड वगैरह की प्रॉब्लम है या कोई और वनरेबिलिटी है। जैसे कहीं लैंडस्लाइड की समस्या है, तो कहीं बाढ़ की समस्या है, या कहीं क्या है कि समुद्र जल के स्तर में बढ़ोतरी की वजह से जो ज़मीन वगैरह है, ठीक है, उसको डूबने की आशंका है। तो इस तरह एक एटलस वगैरह तैयार किया गया है, किसके द्वारा?
क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज के द्वारा। और ये कौन से कहाँ आती है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अंतर्गत आती है। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 के अंदर। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, उसकी स्थापना 1875 में हुई थी दोस्तों। और ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, IMD के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? और ये IMD है वो क्या करती है? मौसम संबंधी अवलोकन वगैरह, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए। ये थोड़ा सा क्या है कि कन्फ्यूज करता है कि भारतीय मौसम, तो मौसम से संबंधित पूर्वानुमान करना या अवलोकन वगैरह करने का काम हो गया, लेकिन जो भूकंप से संबंधित ये है, ये ज़्यादातर क्या है कि सोच नहीं पाते लोग, लड़के। तो ये याद रखना, ये भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य करती है। ठीक है। अगला दोस्तों ऑपरेशन शरद हवा के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन शरद हवा ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके द्वारा ये चलाया जा रहा है। हर साल चलाया जाता है जब भी क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण इवेंट रहते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस आ रहा है अभी, और उसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी की सीमा पर 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक BSF के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। और जिसके अंदर जो तारबंदी के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है कि निगरानी वगैरह की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि निगरानी वगैरह की जाएगी, ताकि क्या है कि कोई भी एक्टिविटी वगैरह हो वो ना हो और गणतंत्र दिवस है वो अच्छी तरीके से मनाया जा सके। तो इसलिए ऑपरेशन शरद हवा चलाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों INS रणवीर है, इसके बारे में कल मैं बात कर चुका था। अगला दोस्तों विशाल गैसीय ग्रह के बारे में बात करते हैं। ये ग्रह का नाम है TOI 2180b। तो ये विशाल गैसीय ग्रह है, उसका नाम है, कोड वगैरह दिए गए हैं। और नासा के एक वैज्ञानिक के द्वारा पृथ्वी से लगभग 379 प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल गैसीय ग्रह की खोज की गई है। ठीक है। तो पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? और एक विशाल गैसीय ग्रह की खोज की गई है जो बृहस्पति जो ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके आकार की तुलना के अंदर ये 3 गुना बड़ा है, यानी 3 गुना ज़्यादा बड़ा है ये विशाल गैसीय ग्रह। और ये सूर्य के समान ही द्रव्यमान वाला ये एक अलग तारा है, वहाँ पे उस तारे के आसपास परिक्रमा कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा। ये इसका खुद का एक तारा है जो सूर्य के समान उसका द्रव्यमान है, और वहाँ पे ये तारा की परिक्रमा इस विशाल गैसीय ग्रह के माध्यम से की जा रही है। तो ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों सानिया मिर्जा, जिन्होंने क्या कि हाल ही के अंदर संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और इन्होंने 35 साल के अपने कैरियर के अंदर 35 वर्षीय जो सानिया मिर्जा है उसने 6 ग्रैंड स्लैम जीते थे। और महिला टेनिस संघ के अंदर एकल रैंकिंग के अंदर शीर्ष 30 के अंदर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। उस टाइम क्या है कि जो महिला टेनिस संघ है उसके द्वारा जो रैंकिंग वगैरह जारी की गई थी उसमें शीर्ष 30 में पहुंचने वाली पहली महिला भी थी भारतीय। और 2005 के अंदर WTA के अंदर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में भी क्या है कि सानिया मिर्जा ही थी। तो ये कुछ याद रख सकते हो। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में बात करें। ये डिजिटल भुगतान बैंक सूचकांक है वो RBI के द्वारा जारी किया जाता है, कल बात कर ली थी। ये भी डेनमार्क के साथ में भारत सरकार के द्वारा एक हरित हाइड्रोजन और हरित फ्यूल नामक पे क्या है कि एक अनुसंधान का समझौता वगैरह किया गया। नेपाल के साथ में महाकाली नदी पर पुल वगैरह बनाने को लेकर हाल ही के अंदर समझौता हुआ था, तो ये याद रख सकते हो। स्पेन के साथ में क्या हुआ था? सीमा शुल्क समझौता हुआ था, कस्टम ड्यूटीज को लेके स्पेन के साथ, और भारत सरकार और स्पेन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। आपदा प्रबंधन के लिए कजाकिस्तान के साथ में भारत सरकार के द्वारा हाल ही के अंदर ये इस तरह के कुछ हाल ही के अंदर हुए संपन्न समझौते थे जिनको याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों आंध्र प्रदेश की एक लड़की है जानवी डांगेती। उसने क्या है हाल ही के अंदर अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर के अंदर नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा अपना कार्यक्रम पूरा किया, इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा किया है। और ये इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो याद रखना दोस्तों, कैनेडी स्पेस सेंटर के अंदर इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली ये पहली भारतीय महिला है जिसका नाम है जानवी। ठीक है। भाषाओं पर इंटरनेट पैनल ने विजय शेखर शर्मा है उसको एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है, वो भी याद रख सकते हो। आज न्यूज इतना खास नहीं था, सैटरडे था इसलिए न्यूज वगैरह इतना खास नहीं था। और हाल के द्वारा उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर उसके निर्यात के लिए मॉरिशस के साथ में अनुबंध किया गया था, ये याद रख सकते हो। और यूरोपीय संघ की संसद के द्वारा माल्टा की रोबर्टो मेटेसोला
इसको नई अध्यक्ष वगैरह बनाई गई है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह हैं, आज थोड़ा सा रिपीट हो गया दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आप सभी से। और आप सभी का लगातार जुड़े रहने के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद आपको।